चले, बायोलॉजी चल रही थी कल। रक्त के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे ब्लड समूह तक पहुंचा दिए थे। आज जानेंगे कि रक्तदाब क्या है। रक्तदाब की खोज सर्वप्रथम हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस रक्तदाब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन से? एक प्रकुंचन दाब, एक शिथिलन दाब। जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं प्रकुंचन को, शिथिलन को क्या कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mmHg होना चाहिए। लो कितना होना चाहिए? 80 mmHg होना चाहिए। जो 120 mmHg है और जो 80 mmHg है, ये नापेगा किस पे? मापक यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसकी माप की जाती है, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है। और कहाँ नापा जाता है? मनुष्य की बाजू की क्रेनियल धमनी होती है, वहां पर लगा, यही लगाते हैं, लगा के क्या करते हैं? मापते हैं। इसी बात को लिखिए। रक्तदाब की खोज रक्तदाब की खोज सर्वप्रथम हेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम घोड़े में रक्तदाब नाप करके इसका जो है अनुमान लगाया था। कहां पर? एक घोड़े में। आगे लिखिए। रक्तदाब की खोज सर्वप्रथम हेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम इन्होंने एक घोड़े का रक्तदाब मापा था। हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए, रक्तदाब दो प्रकार का होता है। हेडिंग डालिए, रक्तदाब रक्तदाब कितने प्रकार का होता है भैया? दो प्रकार का होता है। का होता है। नंबर एक, प्रकुंचन दाब, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरा होता है शिथिलन दाब, जिसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रकुंचन दाब कितना होता है भैया? 120 mmHg होता है। और शिथिलन दाब कितना होता है? 80 mmHg होता है। ये mmHg क्या है? ये इसकी मापक इकाई है। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। अगली लाइन से लिखिए, नोट डाल के इंपॉर्टेंट लिखिए। रक्तदाब मापने का यंत्र, रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्तदाब नापा कहाँ जाता है? अभी बता के आए हैं। रक्तदाब मनुष्य के बाजू की क्रेनियल धमनी, कौन सी धमनी भैया? क्रेनियल धमनी में मापा जाता है।
देखिए, रक्तदाब मनुष्य के बाजू की क्रेनियल धमनी में मापा जाता है। रक्तदाब मनुष्य की बाजू की क्रेनियल धमनी में मापा जाता है। लिखिए, रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। लिखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डालिए इसको भी। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है भैया? 7.4 होता है। 7 पर पीएच मान उदासीन होता है। जो जल होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन नहीं हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 7 पर केवल उदासीन होगा बस। जैसे अगर 6.4 है, एक बार पूरे पीएच मान लिखवा दिए थे सबके। अगर 7 के नीचे इधर जा रहा है, 1 2 3 4 की तरफ बढ़ रहा है तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से आगे बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यहाँ 7 पर क्या हो जाएगा? उदासीन 7.4 है, इसलिए क्या हो गया? रक्त क्या हो गया? क्षारीय विलयन है। अगले पॉइंट पर लिखिए। प्रश्न बनता है, कल लिखवाए थे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पूछता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कितना अनुपात होता है। लिख लीजिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में 600:1 का अनुपात होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में 600:1 का अनुपात होता है। कितना होता है भैया? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में 600:1 का अनुपात होता है। हो गया। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? कौन किया था? ये स्थिति है तुम्हारी यार। लिखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। रुधिर परिसंचरण की खोज, अब चाहे जितना पढ़ा देंगे, अगर तुम नहीं रट के जाओगे तो परीक्षा में कैसे होगा काम, बताइए। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था। उतारिए। हो गया भैया? हमारा जो रक्त है ये शुद्ध कहाँ होता है शरीर में? वृक्क, गुर्दा या किडनी में होता है। इसीलिए किडनी खराब हो जाती है तो फिर शरीर के सारे अंग खत्म हो जाते हैं। इसी रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, व्यक्ति की जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसे 1.5 45 दिन या 60 दिन के अंदर में, 45 से 60 दिन के अंदर में, मतलब 2 महीने के अंतराल पर उसे क्या करवानी पड़ती है? डायलिसिस की क्रिया, रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया करवानी पड़ती है, डायलिसिस। वो व्यक्ति केवल डायलिसिस पर ही जीवित रहता है। फिर डायलिसिस की प्रक्रिया नहीं होगी तो व्यक्ति मर जाता है। लिखिए, अगला पॉइंट डालिए। नहीं, किडनी लगवाई जा सकती है, किडनी महंगी आती है, सबके बस की बात नहीं किडनी लगवाना। अभी गंगा मिश्र पूर्वम सही कह रहे हैं। एक पांडे जी हैं, उनका नाम है अरुण पांडे शायद, उनकी किडनी खराब हो गई थी, अभी उनकी माता जी ने दिया था और लग गई है, सफल किडनी हो गई। उसका प्रत्यारोपण भी सफल होना चाहिए, सबकी किडनी मैच भी नहीं होगी। हाँ भैया।
नहीं, जानकारी उनके पूरे सामाजिक आदमी है, पूरे क्षेत्र की है उनको, ये बात तो है। हाँ भैया। हमारे शरीर में रक्त रक्त का शुद्धिकरण रक्त का शुद्धिकरण वृक्क, गुर्दा, ये सब इसी के नाम है, या किडनी में होता है। और जो शुद्धिकरण कर रहा है रक्त को, इसका क्या नाम दिया जाता है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीधा प्रश्न पूछता है कि रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका क्या नाम है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। उतारिए। हो गया भैया। अगला प्रश्न पूछता है कि रक्त प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है? सीधा नहीं भैया, मनुष्य के शरीर में अगर जल की मात्रा पूछेगा तो 65%, लेकिन अगर रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा पूछेगा तो 90%। दोनों में अंतर है, दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, दोनों यही लिख लीजिए। मनुष्य के शरीर में %65 जल पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है। उतारिए। हर लाइन में क्वेश्चन बना रहे हैं, इसे ऐसे ही रख लेना। हो गया भैया, मिटा दें। अब हेडिंग डालिए विटामिन। विटामिन की खोज सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन से क्या हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं? विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलेगी फिर? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से मिलती है और प्रोटीन से मिलती है। विटामिन का क्या कार्य है फिर शरीर में? जब ये ऊर्जा हमें दे नहीं रहा है तो ये क्या कार्य करता है विटामिन? विटामिन रोगों से केवल सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। समझ में आ गया? विटामिन की गोलियां तुम्हें जो देते हैं डॉक्टर, वो ऊर्जा के लिए थोड़ी देते हैं। रोग खत्म करने के लिए नहीं दे रहे हैं, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए, ताकि वो रोग की प्रतिरोधक क्षमता धारण करे। ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? बताए तो कार्बोहाइड्रेट से, वसा और प्रोटीन से। सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर प्राप्त होगी तो कार्बोहाइड्रेट से। नहीं, पूछने दो।
नहीं, नहीं सही करें। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, आप गन्ना पीजिए, सबसे ज्यादा रस कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आलू खाइए। हाँ भैया, ग्लूकोज जो पीते हो क्या है ये? ग्लूकोज क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। एथलीट दौड़ने के बाद इसे क्यों लेता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये आपके शरीर में जाते ही तुरंत ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखती है। जब आप आर्मी की रेस लगाने जा रहे हो, जब वहां से आपकी दौड़ खत्म होगी तो आप इलेक्ट्रॉल या कुछ लेके जाते हो, ग्लूकोज क्यों लेके जाते हो? उसका कारण क्या है? ताकि तुरंत ऊर्जा प्रदान हो सके हमें, हमारे शरीर को। जो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है दौड़ने के कारण, उस ग्लूकोज के पीने से क्या हो जाए, पुनः हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाए। बस यही कारण। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट ही है। क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है। घी खाते हो, क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है कि वसा? वो वसा है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। हाँ भैया, सबसे ज्यादा अंगूर की शर्करा में पाया जाता है, फ्रक्टोज में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। और सबसे अगर पूछे कृत्रिम शर्करा कौन सी है जो सबसे मीठी है, तो है सैकरीन। आगे लिखवाएंगे कार्बोहाइड्रेट में। अभी केवल विटामिन पे चर्चा कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? और कोई प्रश्न है अमित? नहीं है वो तो पूछो। अभी तक रहेगा, विटामिन की गोलियां जो डॉक्टर लिखता है, उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वो आपको दे रहा है ऊर्जा के लिए। वो केवल आपको रोगों से प्रतिरोधक क्षमता धारण करने के लिए लिख रहा है बस। इसलिए रोगों से प्रतिरोधक क्षमता के लिए, कि आपके जो रोग हुए हैं उसको सुरक्षा केवल मिल जाए बस, कि उससे और ना बढ़े बस। बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उससे कोई ऊर्जा नहीं होती है। क्या? बिल्कुल रहता है, वसा रहती है। दूध को संतुलित आहार इसीलिए माना जाता है। लिखिए, विटामिन की खोज। हाँ, विटामिन जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। ये पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन से हैं, तो ऑप्शन दे रहेगा ए, डी, ई, के, उसी में एक बदल देगा, कोई बी लगा देगा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। देखिए, विटामिन की खोज, ये बात क्लियर हो गई? और कोई डाउट है मन में? प्रश्न लिखना शुरू करें। लिखिए, विटामिन की खोज हंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लिख लीजिए, विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लिखिए, विटामिन का क्या कार्य हो गया? विटामिन केवल हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। लिख लीजिए, अगर ऊर्जा नहीं देगा तो कुछ तो काम करेगा ही। विटामिन से हमारे शरीर को सुरक्षा प्राप्त होती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। हेडिंग डालिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक,
वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर 2, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं भैया? ए कामा डी कामा ई कामा के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। अब हेडिंग डालिए विटामिन ए, कितना लिखिए? हो गया भैया, मिटा दें इसको? अच्छा रुक लो। लिखिए विटामिन ए। यहां से एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में टकराएगा। इसके नाम और इसके रोग, रासायनिक नाम और रोग, दो चीज तो रट के ही जाना। विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखो। क्या नाम है अंकित? क्या नाम है? और भी नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल या कैरोटीन, दोनों नाम याद रख के जाना। रोग क्या होगा भैया? रतौंधी हो जाएगी। दूसरा कौन सा रोग हो जाएगा? जीरोप्थेल्मिया। उतारिए। लक्षण कैसे होंगे? रात को ठीक से दिखाई, रात को ठीक से दिखाई ना देना। नोट डालिए इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। पूछता है प्रश्न कि सबसे ज्यादा विटामिन, हाँ भैया, हाँ, आंखों के लिए फायदेमंद। रतौंधी कहाँ होगी? आंख में। तो अगर गाजर खाओगे तो क्या फायदा होगा? आंख सही हो जाएगी। इसको नहीं दिखाई देता। लिखिए सबसे ज्यादा विटामिन ए, हाँ भैया, अच्छा आप सही हो गया है। गाजर अगर समस्या होगी तो गाजर कंटिन्यू खाइए, तो गाजर का जूस पीजिए, 1 महीना कम से कम पीजिए, सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा विटामिन, सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। हो गया भैया। इसका दूसरा नोट लिखिए जो सबसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिखिए विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है।
तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या बताओगे? यकृत। लिख लीजिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। विटामिन ए हो गया है, इसके बाद हेडिंग डालिए विटामिन डी। इससे ज्यादा प्रश्न तुम्हारी परीक्षा में नहीं बनेगा। हाँ, इतना ही है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पाओगे, ये गारंटी हम दे रहे हैं तुम्हें। जितना लेकिन लिखवा दिए हैं इतना रट लेना, नहीं रट के जाओगे तो ये भी नहीं सही करके आओगे। एक बटा चार की निगेटिव है, सब मत करना। या तो तुमसे विटामिन ए में रासायनिक नाम पूछ लेगा, या तो तुमसे रोग पूछ लेगा, या तो तुमसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा विटामिन कहाँ पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में। क्या भैया? बिल्कुल। या तो इसका संश्लेषण पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सारी चीजें बता दिए हैं। अब ए से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हेडिंग डालिए विटामिन डी। हो गया भैया? अच्छा छोड़ दें। हेडिंग डालिए विटामिन डी। रासायनिक नाम क्या है भैया इसका? कैल्सीफेरॉल है। इसका विस्तार ना दे करके केवल शार्ट में लिखवाते चल रहे हैं, ऐसे ही रट लेना बस तुम। विस्तार से पढ़ाते थे 4 ही विटामिन हो पाते हैं एक दिन में, 5वां विटामिन 1 घंटे में नहीं हो पाता है। कैल्सीफेरॉल। रोग लिखिए, कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है रिकेट्स का? सूखा रोग। लक्षण कैसे होंगे? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ठीक, हड्डियां कमजोर, हड्डियां कमजोर व टेढ़ी मेढ़ी हो जी हो जाएंगी। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी व कमजोर हो जाएंगी। पूछता है कि विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में होता है। विटामिन डी का पूछता है मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। लिख लीजिए। बिटा दे भैया अनुराग इसको नीचे का। लिखिए, इसके 3 पॉइंट बनते हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न बनता है कि हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है? तब भी उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होगा? तब भी उत्तर क्या होगा? विटामिन त्वचा हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है तो क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। इन तीनों प्रश्नों को ध्यान रखना। 3 ये 2 ये 5 प्रश्न लिखिए, नोट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन माना जाता है। हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए,
विटामिन डी का संश्लेषण संश्लेषण त्वचा में होता है। ए का कहाँ हो रहा है भैया? बी का कहाँ हो रहा है? त्वचा में। तीसरा पॉइंट लिखिए, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। उतारिए। हो गया भैया, मिटा दें। अब हेडिंग डालिए विटामिन ई। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेराल। रोग क्या होंगे? पुरुषों में नपुंसकता हो जाएगी विटामिन ई की कमी से, और स्त्रियों में बांझपन हो जाएगा। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस रोग सुने हो? लकवा सुने हो? यही कारण है, विटामिन ई की कमी के कारण लकवा या पैरालिसिस नामक रोग भी हो जाता है। इन चारों पॉइंट को लिखिए। इसे अंग घात भी कहते हैं। हम तो दवा थोड़ी पढ़ा रहे हैं, अभी तो विटामिन पढ़ा रहे हैं ना। दवा तो पैरालिसिस की भी आती है, पैरालिसिस वाले की दवा नहीं आती, उसकी भी आती है, लेकिन वो पूर्णतः सही नहीं हो पाता है। जिसको पैरालिसिस हो जाता है पूर्ण रूप से सही, अगर किसी के आधे अंग पे पैरालिसिस मारा है तो पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है। उसके लक्षण दिखाई ही देंगे, हाँ? चाहे जिस एज का होगा। अंग घात पैरालिसिस वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं होगा, मतलब स्वस्थ नहीं हो सकता है, उसका प्रभाव जरूर रहेगा। और किसी एक पैर पे मार दिया तो उस पैर से उलंगड़ा हो जाएगा। हाँ भैया, अरे हर समय पराबैंगनी किरणें भी उत्सर्जित हो रही हैं, इसको कहीं नहीं देख रहे। नहीं, इस समय बिल्कुल मत खड़े होना। इस समय विटामिन डी के चक्कर में कालरा लेके वापस आओगे, ध्यान रखना। विटामिन डी लेने का प्रयास किए, ज्यादा लालच क्या हो जाएगी, ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और कालरा का रूप ले लेगी। फिर इस समय एग्जाम नजदीक आया, 4 दिन तुम कालरा के लिए ग्लूकोज चढ़ाते रहोगे, उसे निद्रा रोग हुआ है। निद्रा रोग पढ़ाए हैं, किसकी कमी कारण होता है? कैसा रोग है ये? कवक से संबंधित रोग है कि फफूंद से कि जीवाणु से कि विषाणु से कि प्रोटोजोआ से? कहाँ विषाणु है यार, सारी चीजें भूल जाते हो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है पढ़ाने का। निद्रा रोग पढ़ाए हैं, हैं? प्रोटोजोआ से हो, तब सही बता रहे हैं, इसका मतलब अंकित पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग एकदम बेकार हो गए हो। तुम्हारा 3 महीने हो गया, 3 महीने से हम सुन रहे हैं। आज से 12 बजे पढ़ेंगे, और तुम्हारा ना तो 12 कभी आया ना तो तुम पढ़ पाए। नहीं, ये नहीं बताए 12 बजे तक पढ़ेंगे बोले हैं ना, 12 बजे से नहीं पढ़ेंगे, तक। अच्छा, तक पढ़ के खत्म। चलो ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई लिखिए, रासायनिक नाम क्या है भैया? रासायनिक नाम टोकोफेराल। रोग क्या हो जाएंगे इसके? पुरुषों में नपुंसकता,
दूसरा, स्त्रियों में बांझपन। हो गया भैया, नोट डाल के लिखिए अब। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन माना जाता है, या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से, दूसरा पॉइंट लिखिए, विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस, पैरालिसिस या अंगघात रोग हो जाता है। उतारिए। अब हेडिंग डालिए विटामिन के। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सी से होता है भैया, आगे पढ़ा रहे हैं। जितने प्रश्न आपके बन रहे होंगे माइंड में, 60 क्लास रिवीजन क्लास भरे चल रही है, फिर भी समाप्त कर देंगे। अगर विस्तृत क्लास होती तब तो प्रश्न ही नहीं उठता तुम्हारे मन में। आएगा? कब आया था, किसमें? बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल इंटर में क्या? यहाँ विटामिन से हर परीक्षा में एक प्रश्न बनता है, चाहे वो पुलिस का पेपर हो, चाहे वो आर्मी का हो। अच्छा, और चाहे वो किसी का भी पेपर हो। रेलवे का तो एक फेमस क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी का, विटामिन से कोई ना कोई प्रश्न बना के गुजरता है वो। हो गया भैया, मिटा दें? अरे यार, देखिए विटामिन के रासायनिक नाम लिखिए। कौन? रासायनिक नाम लिखिए। नैप्थवी नोन, नैप्थविक्नोन। और इसका जो है रोग क्या हो जाएगा? इसका रोग बहुत पूछता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। उस रोग का नाम होगा हेमरेज। ये क्या करेगा हेमरेज? रक्त का थक्का नहीं बनने देगा। क्या करेगा ये? सॉरी, रक्त का थक्का नहीं बनने देगा। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का स्त्राव लगातार होगा और ऐसे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। रक्त का थक्का ना बनने देना, लिखिए। वही चीज है, बात वो की हो गई। फ्लेविनोन भी चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चले भैया मिटा दें। अब लिखिए जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, तो हेडिंग डालिए विटामिन सी। हेडिंग डालिए विटामिन सी। यहाँ इस प्रश्न को बना लेता है, कभी कभी रोग बना लेता है इसका, कभी कभी रासायनिक नाम। लिखिए रासायनिक नाम।
रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका भैया? एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड। रोग क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग भैया? स्कर्वी रोग। पूछता है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो क्या बताओगे? आंवला में पाया जाता है। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा, नोट डालिए। सबसे ज्यादा विटामिन सी, सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आंवला में। आंवला में पाया जाता है। हो गया भैया? इससे क्या हो जाएगा? जो दांतों में पानी लगता है, जिसको पायरिया बोलते हैं, और मसूड़े में जो सूजन आ जाती है और दुर्गंध आती है मुंह से, वो कौन सा कारण है? वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसलिए आंवला ज्यादा खाइए, मुंह के सारे रोग खत्म हो जाएंगे। ठीक। अब कहाँ मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, वो अगस्त के बाद मिलता है। अब हेडिंग डालिए विटामिन बी। अच्छा, उसमें फल लगा है क्या? हेडिंग डालिए विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर चर्चा कल करेंगे। इसके 6-7 विटामिन है, इस पर कल खत्म कर देंगे इसको। चले भैया, इसको रट के आना, कल इसको सुनेंगे भी, जिससे